हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा लेक्चर नंबर 19 में। ये हमारा सेकेंड लास्ट लेक्चर है। इसके बाद फिर फाइनल लेक्चर नंबर 20 आएगा। और फिर जैसा कि आपको पता है, लेक्चर 18 के लास्ट में मैंने आपको बताया है कि जो भी बच जाएगा उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा। नीचे में सारा PDF या जो भी हमारे पास कंटेंट है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, और वहाँ से आप वो सारा सब्जेक्ट को क्या कर लीजिएगा, एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आज के लिए ये हम लोग 19 नंबर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे निम्नलिखित में से शैक्षणिक उपलब्धियों का सबसे अधिक अविश्वसनीय संकेत क्या है ना, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट, ठीक है, अनरिलायबल प्रिडिक्टर ऑफ एजुकेशनल अचीवमेंट। अच्छा, तो एजुकेशनल अचीवमेंट कैसे होता है? तो वंशागुणत होता है, नस्लीय उत्पत्ति है, कक्षा आधारित अनुभव है, या आत्मसंकल्प है। तो आप सोच के बताइए। तो ये क्या है? अविश्वसनीय संकेत जो है नस्लीय उत्पत्ति इसका आंसर है ना, कि ये एथनिक ऑरिजिन इसका अनरिलायबल प्रिडिक्टर है। तो इसका आंसर आप याद रखिए, बहुत ज़्यादा डिस्कशन का ज़रूरत नहीं है। 22 में कह रहा है कि विद्यालय में सुविधा वंचित बच्चों की सफलता की संभावना अधिक होती है ना। द डिसएडवांटेज चाइल्ड चेंजेस फॉर सक्सेस इन स्कूल मैक्सिमाइज्ड, है ना। अच्छा, संभावना अधिक हो जाती है, इसका इंग्लिश मीनिंग आप समझिए, है ना। अधिक होती नहीं, अधिक हो जाती है। वेन, जब बच्चा क्या करता है, बच्चों को ये संभावना अधिक होती है का मतलब ये अधिक हो जाती है, ये समझिए आप। मैक्सिमाइज का मतलब ये हुआ। तो इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि एग्ज़ाम में जब आप इंग्लिश हिंदी दोनों पढ़िएगा तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपको इंग्लिश हिंदी दोनों एग्ज़ाम में पढ़ना है। तो कह रहा है कि जब होती है, जब बच्चों को अलग से पढ़ाया जाता है, बच्चों को अन्य बच्चों के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, बच्चों के साथ अन्य बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाता है, और बच्चों को अपनी क्षमता पहचानने में मदद किया जाती है। तो हम आप समझ चुके होंगे कि आप आंसर नंबर 4 कर चुके होंगे अभी तक, है ना। ये इतना तो आप लोगों में टैलेंट आ ही गया होगा। नेक्स्ट वन है कि पढ़ते हुए समझने की क्षमता अधिक परिणाम होने की संभावना है ना। कैसे आप पढ़ेंगे? द एबिलिटी ऑफ रीडिंग। अच्छा, यानी कि जब आप पढ़ते हैं तो कैसा आप पढ़िएगा कि आपको क्या होना चाहिए, अधिक समझना चाहिए। ठीक है, तो निर्देशिक पाठन जब आप कीजिएगा तो आपको अधिक होने की संभावना है, अधिक समझने की। नेक्स्ट वन है दोस्तों कि कक्षा में शर्मीले विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? परिचर्चा, सामूहिक प्रयोजन, व्याख्यान, और भूमिका निर्वहन। तो 24 का आपको समझ में आ रहा होगा कि ये व्याख्यान क्या है, जरा नहीं है। जब परिचर्चा करेंगे तो वो पार्टिसिपेट करेगा ही, सामूहिक परियोजना में वो पार्टिसिपेट करेगा ही, उसको कुछ रोल दिया जाएगा तो उसमें पार्टिसिपेट करेगा ही। तो व्याख्यान के लिए लेक्चर मेथड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगा। नेक्स्ट वन है 25 कह रहा है विद्यार्थियों को गृह कार्य देने से सबसे उपयुक्त क्या है? तो स्वाध्याय को बढ़ावा देना। गृह कार्य का मतलब ही है स्वाध्याय को क्या करना, बढ़ावा देना। शिक्षक के रूप में प्रभावी होने की संभावना होगी यदि वह शिक्षक परिवार से संबंधित है, उसके पास उच्च शैक्षणिक योग्यताएं हैं, वह विद्यार्थियों के साथ मिलनसार और उदार हो, वह विद्यार्थियों के आवश्यकताओं और परेशानियों को समझे। तो आपको देख के समझ में आ ही रहा होगा कि इसका आंसर क्या होगा, 4 हो। नेक्स्ट वन है कक्षा में अधिगम को बढ़ावा देने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कारक सबसे महत्वपूर्ण है? विद्यार्थियों को नियमित रूप से कक्षा में उपस्थित रहें, कक्षा में अनुशासन बनाए रखें, कक्षा में विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, और विद्यार्थियों को बाह्य रूप से प्रेरित किया जाए। तो इसमें चारों में जो मोस्ट एक्यूरेट आंसर है वो 3 नंबर है कि कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय रूप से क्या करना चाहिए, भागीदारी में हमको लाना चाहिए। नेक्स्ट मैंने कक्षा में संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा बाधक नहीं है? तो बाधक कौन सा नहीं है आप तो देखिए, कक्षा में शोर ये तो बाधक है ही, हमको नहीं वाला बताना है। शिक्षक में भ्रम की स्थिति, कक्षा में शोर तो ये तो ही है। नेतृत्व का अभाव और भ्रम की स्थिति, देखिए दोनों में ज़्यादा जो आपको डिस्टर्ब करेगा वो क्या करेगा, लैक ऑफ लीडरशिप, है ना। लैक ऑफ, जब आप में लीडरशिप ही नहीं रहेगा, सॉरी यहाँ न पूछ रहा है बाधक, तो ये दोनों में आंसर जो होगा वो कौन सा होगा आपको बताना है। तो ये आंसर जो होगा 4, क्योंकि ये जो है बहुत ज़्यादा बाधक है आप पढ़ाई के लिए। जैसे कि संप्रेषण में बाधक है, जैसे कि ये इसका एग्जांपल हम एक दे देते हैं तो आपको बता देते हैं, यानी कि इसका आंसर जो है दोस्तों वो 4 है ना। इसका आंसर जो है वो 4 है। अब ये आप समझ रहे होंगे कि भ्रम की स्थिति वाला आंसर हम क्यों नहीं ले रहे हैं, 4 क्यों ले रहे हैं। तो देखिए बाधक नहीं है पूछ रहा है ना, तो ये जो भ्रम की स्थिति भी है ना बाधक है। कैसे? तो आप कहीं भी अगर किसी को पढ़ाए होंगे तो अगर मन में, अगर मान लो कोई चीज़ पढ़ा रहे हैं, जैसे आप लाइट पढ़ा रहे हैं और रिफ्लेक्शन में आपके मन में कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया, तो आप आगे बोल ही नहीं पाइएगा, 2 सेकंड सोचने लगेगा कि क्या बोलना है ना। तो ये जो है शिक्षक में अगर भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बाधक है पढ़ाई में।
तो ये इसीलिए इसका आंसर क्या होगा 4 कि लैक ऑफ अगर लीडरशिप भी रहेगा आप तब भी आप थोड़ा पढ़ा लीजिएगा, लेकिन आप कंफ्यूज रहिएगा तो नहीं पढ़ा पाइएगा। 29 जो है हमारा दोस्तों, 29 कह रहा है कि नए शिक्षक को अपने कार्य शुरू करने से पहले क्या करना चाहिए। तो कक्षा में अनुशासन लागू करना चाहिए, विद्यार्थियों के साथ सौहार्द स्थापित करना चाहिए, है ना। और इसके बाद क्या करे कि क्या ना करे पे व्याख्यान देना चाहिए, और विद्यार्थियों को अपनी शैक्षणिक योग्यताओं का परिचय करना चाहिए। तो देखिए इसमें मोस्ट एक्यूरेट आंसर है जो बी नंबर है कि विद्यार्थियों के साथ पहले सौहार्द क्या करना चाहिए, स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट वन है अधिगम प्रक्रिया का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। क्लास के दौरान, कक्षा के अंत दौरान, एंड ऑफ यूनिट और सत्र के अंत के दौरान, यानी कि चारों में से सबसे अच्छा तरीका कौन है। तो सबसे पहला तरीका सबसे अच्छा है कि जो पढ़ाएं उसी दिन आप बच्चों से कुछ ना कुछ पूछिए। तो क्लास के कक्षा के दौरान जब कक्षा चल रहा है तब आप पूछते रहिए। जब आप उसको 1 साल बाद पूछेगा तब तक तो टाइम भी निकल जाएगा, और वो नहीं भी सीखा था तब क्या कीजिएगा आप, है ना। इसलिए उसको लगातार पूछते रहना सबसे अच्छा उपयोग है, मतलब अच्छा है। 31 है कि एक शिक्षक के रूप में यदि आप कक्षा में, अरे यार 31 का जो आंसर है कहेंगे कि पढ़कर चर्चा कर हम उसका आंसर देंगे, है ना। ये क्वेश्चन तो ये डेली आ जाता है। नेक्स्ट वन है कि कक्षा में प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है ना। तो प्राथमिक उद्देश्य ये होता है कि बच्चा उसमें भागीदार है या नहीं, इसको हम लोग चेक करें। यानी कि अध्याय के दौरान विद्यार्थियों की भागीदारी को क्या करना, सुनिश्चित करना। जो टीचर बीच बीच में क्वेश्चंस पूछते रहते हैं बच्चों से, उनके क्लास में बच्चा क्या होता है, ज़्यादा अलर्ट होता होगा, आप लोग देखे होंगे, क्योंकि उनको डर बना रहता है कि कब हमसे ना पूछ दे। तो जब उनको ये लगेगा कि अच्छा हमसे अगर बात पूछा जा सकता है, तो वो पूरे टीचिंग लर्निंग एप्टीट्यूड मतलब जो भी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया हो रही है उसको ध्यान से सुनेंगे। 33 में अगर हम लोग बात करें कि कक्षा में विद्यार्थियों का अन्य विद्यार्थियों के साथ मेल जोल न करने का निम्नलिखित में से कौन सा संभावित कारण हो सकता है। यानी कि दो बच्चा है जो आपस में मेल जोल नहीं रखता है। तो श्रेष्ठाहीनता, मनोग्रंथि, वस्तु, किसी भी वस्तु के लिए लापरवाही, सामाजिक कौशल का अभाव, भावनात्मक कौशल का अभाव। तो 33 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपके पास सामाजिक कौशल का अभाव, है ना। बच्चा समाज से क्या है, लोकल, उसको सोशल स्किल नहीं है, इसलिए वो क्या कर रहा है, एक दूसरे से मेलजोल नहीं रख पा रहा है। बहुत पैसा ऐसा होता है जिसको अगल बगल से कोई मतलब ही नहीं होता है, जिसको सोशल का अभाव हम लोग बोलते हैं। तो नेक्स्ट वन 34 है कि कविता कंठस्थ करते समय उसमें निम्नलिखित में से किस बात पे ध्यान देना चाहिए। सहायक होगा, तो पढ़ेगा और बातचीत करेगा, है ना। पढ़ना सुनने से ज़्यादा अच्छा है कि पढ़ना। अगर वो पढ़ेगा और बातचीत करेगा, वाचन का मतलब बोलेगा, तो उसको ज़्यादा अच्छे से याद होगा। 34 में है कि कोई कार्य करने हेतु विद्यार्थियों के समूह में एक साथ कार्य करने को निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अच्छा है ना। तो एक साथ अगर स्टूडेंट वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप टू परफॉर्म टास्क, अच्छा, तो इसमें सहकारी अधिगम, शोध अधिगम, ठीक है, अन्वेषणात्मक अधिगम और परियोजना आधारित अधिगम। तो ये आपको पता हो गया कि जब एक साथ काम करेगा तो परियोजना आधारित अधिगम होगा। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विद्यालय शिक्षा हेतु मुक्त दूरस्थ शिक्षा प्रदान करता है। तो आपको पता ही होगा डिस्टेंस लर्निंग इग्नू प्रदान करता है। नेक्स्ट वन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समकालिक संप्रेषण नहीं है। मतलब कि समकालिक का मतलब कि देख लेते हैं सिंक्रोनाइज, ठीक है। सिंक्रोनस का मतलब हुआ कि जैसे कि आप किसी क्लास, अभी हम आपको एग्जैक्ट क्लियर कर देते हैं। जैसे कि आप पहले क्लास में पढ़ते होंगे तो मान लो कि यहाँ पे बच्चा भी होता होगा और टीचर भी होता होगा, तो जो इसको डाउट होगा इसको बोल देगा, जो इसको डाउट होगा इसको बोल देगा। तो ये हुआ सिंक्रोनस, है ना। और जैसे कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो और उसके बाद आप देख रहे होंगे, तो आपके मन में कुछ डाउट भी आएगा तो आप चाह के भी नहीं पूछ सकते, नीचे कमेंट करेंगे, बस इतना ही से इतना ही कर सकते हैं। तो इसमें कुछ टाइम लैग होगा। तो सिंक्रोनस का मतलब एक साथ हो गया, और तो ये सिंक्रोनस का मतलब आप एक साथ समझिए। समकालिक का मतलब, तो 37 का आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा समकालिक संप्रेषण है। तो समकालिक संप्रेषण का मतलब क्या हुआ बताइए आप। तो 37 का आंसर नंबर 2 होगा, जो ऑनलाइन चैट, है ना। ऑनलाइन चैट जो है वो समकालिक संप्रेषण है। तो इसका आंसर 2 नंबर हो गया। मेधावी विद्यार्थियों को सहायता करने का सबसे अच्छा तरीका निम्नलिखित में से कौन सा है। उन्हें अलग करके पढ़ाना चाहिए, उन्हें माता पिता को उन्हें कोचिंग देने के लिए कहना चाहिए। तो ये तो गलत ही हो गया, पहला ही ये भी गलत हो गया, अलग करके पढ़ाना चाहिए। उन्नत स्तर के शिक्षण सामग्री प्रदान करना चाहिए। हाँ, तो जो बच्चा अच्छा है उसको अच्छा कंटेंट भी क्या चाहिए, मिलना चाहिए। अगर उसको अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा तो फिर वो अच्छा नहीं कर पाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3rd नंबर हो गया दोस्तों।
नेक्स्ट अगर 39 हम लोग बात करें कि शिक्षा की प्रभावशीलता सबसे अधिक संकेत कौन करता है, तो अटेंशन ऑफ लर्निंग, उसके क्लास में बच्चा कितना सीख रहा है, इससे शिक्षा की प्रभावशीलता क्या होती है, उत्पन्न होती है। नेक्स्ट वन है कि एक समावेशी शिक्षा का कक्षा में बात होता है। समावेशी का मतलब इंक्लूसिव, तो इंक्लूसिव का मतलब और एक्सक्लूसिव का मतलब समझ में आता होगा, ठीक है। तो इंक्लूसिव का मतलब सारे बच्चे एक साथ हो, मतलब मिला जुला कर, है ना, मिलाकर, सबको एक साथ मिलाकर। तो इंक्लूसिव जब कोई भी इन्वायरमेंट होगा तो इससे क्या होगा आपको पता करना है। तो असक्त मतलब विथ और विदाउट डिसेबिलिटीज़, असक्त तथा सुविधा सहित रहित। नेक्स्ट वन है बच्चों को असक्त और बच्चों से सुविधा वंचित, इंग्लिश में हम देख लेते हैं, यानी कि विथ एंड विदाउट डिसेबिलिटीज़ एंड एडवांटेज, हु आर डिसेबल एंड चिल्ड्रेन हु नॉट डिसएडवांटेज, हु आर डिसएडवांटेज एंड चिल्ड्रंस हु आर नॉट डिसेबल। तो देखिए यहाँ पे जो इसका आंसर दे रहा है, आंसर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका बहुत ज़्यादा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसको समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसका आंसर दोस्तों 1 दे रहा है, 40 का आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। 4 में यहाँ टिक लगा हुआ है तो उस पर नहीं जाइएगा, आंसर क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा। नेक्स्ट वन है कि यदि कोई विद्यार्थी नियमित रूप से कक्षा में देर आता है, कुछ नहीं बोलेंगे हम इसके बारे में। अब कह रहा है कि कक्षा में सभी विषयों का समावेशन आप कैसे प्रोत्साहित करेंगे, है ना। तो ये तो आंसर आपको दिख रहा है, बच्चे की आवश्यकताओं को हम समझ कर उसका अन्वेषण को हम क्या करेंगे, बच्चा की आवश्यकताओं को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद फिर उसके हिसाब से उसको ट्रीट करेंगे। 43 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो है दूसरा नंबर कथन सही नहीं है कि बौद्धिक क्षमता जो है वंशानुगत होती है। इसके बाद है यदि कक्षा में पीछे बैठने वाला विद्यार्थी गड़बड़ पैदा करते हैं तो उसको आगे बेंच पे बैठाएंगे। सबसे पहला काम तो हमको यही होगा, तो यहाँ पहला है ही कि उन्हें आगे की पंक्ति में बैठाएंगे। और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 45 कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का अधिकार RTI 2009 में नहीं है। ठीक है, तो RTI 2009 में क्या है, तो वंचित बच्चों को निजी विद्यालय में 25% का प्रवेश, विद्यालय में उम्र का प्रवेश, तो ये तो है ही, है ना, जो उम्र का बच्चा उसी क्लास में प्रवेश मिलेगा, ये सही है। इसके बाद है निर्धारित विद्या शिक्षक का अनुपात, तो अनुपात भी वाला भी RTI में कहा गया, शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए, तभी लर्निंग अधिगम जो है सही से प्रभावी होगा। प्रत्येक विद्यालय में अधिगम हेतु संसाधन प्रदान करना, ये भी सही है। तो ये गलत दिया हुआ है यहाँ पे कि ये 25% का कोई वहाँ पे प्रावधान नहीं है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर दोस्तों 19 कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद लेक्चर 20 आएगा, और लेक्चर 20 के नीचे में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे हम सारा PDF डाल देंगे, है ना, जो हम आपको नहीं करवा पाए हैं। और उसमें हम लास्ट लेक्चर 20 के लास्ट में डिस्कस भी कर देंगे कि उसको कैसे आपको देखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग लेक्चर 20 में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।